जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मोल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दीदी, कितना छोटा घर है तुम्हारा। डिब्बे जैसे छोटे छोटे कमरे, छोटा सा किचन जिसमें एक साथ मुश्किल से बस दो ही इंसान खड़े हो सकते हैं। बाथरूम तो इतना छोटा कि कोई लंबा चौड़ा आदमी फैल के नहा भी नहीं सकता। सीढ़ियाँ इतनी खड़ी कि चढ़ने में सांस फूलने लगती है, और बाहर देखो तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं। अरे हो बहना, हमें तो अब इस छोटे से घर में ही सुकून आता है। तुझे बहुत शौक है ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर। तेरा कबीर तुझे अपने शीश महल की राजकुमारी बनाकर रखेगा और मेरी बहना राज करेगी। दीपा कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी सिमरन के यहाँ दिल्ली आई थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने पर भी माता पिता ने बेटियों को जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया था। पर दोनों बहनें एकदम अलग नेचर की थी। जहां सिमरन को सादगी से जीना पसंद था, वहीं दूसरी ओर दीपा नंबर 1 की फैशनेबल लड़की थी। दीपा के सपने भी हाई क्लास के थे। शादी के समय सिमरन को नौकरी छोड़नी पड़ी। शादी के बाद पति के पास दिल्ली आकर सिमरन ने घर पर ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर दीपा ने ग्रेजुएशन के बाद ब्यूटिशियन बनने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद खुद का सैलून खोल लिया। कबीर और दीपा कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे। कबीर दीपा की सुंदरता का कायल था। वह दीपा को हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट जैसे कि मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े आदि दिया करता था। दीपा भी कबीर के स्टेटस की दीवानी थी। उसे कबीर के साथ घूमना फिरना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना बहुत भाता था। दीपा के घर में दोनों के रिश्ते से किसी को आपत्ति नहीं थी, पर दीपा के पिताजी को कहीं न कहीं थोड़ा संशय था कि करोड़पति परिवार की बहू बनकर उनकी बेटी खुश रह पाएगी या नहीं। दीपा को देखने के लिए कबीर के भाई भाभी आए और रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिनों बाद कबीर के भतीजे सौरभ का बर्थडे था। कबीर ने दीपा को फोन करके कहा कि माँ ने तुम्हें सौरभ के बर्थडे में बुलाया है। दीपा बेताब थी अपने होने वाले ससुराल को देखने के लिए, क्योंकि होने वाला ससुराल बाहर से किसी शीश महल से कम नहीं लगता था। दीपा कबीर के साथ सौरभ की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाती है। कबीर का घर जितना खूबसूरत बाहर से दिखाई देता था, अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। कबीर ने दीपा को अपनी माँ के साथ बिठाया और खुद बर्थडे की तैयारी करने हॉल में चला गया। कबीर की माँ ने सबसे पहले दीपा से कहा, देखो दीपा, हमारे कबीर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। वो तो उसका दिल तुम पर आ गया है, तो उसकी खुशी के लिए इस शादी से हमें कोई ऐतराज नहीं। तुम जब दहेज के लिए गाड़ी खरीदने जाओ तो कबीर की पसंद नापसंद पूछ लेना। गाड़ियों का बहुत शौक है उसे। पर आंटी जी, गाड़ी के लिए मैं अपने पापा से। दीपा बस इतना ही बोल पाई थी। गाड़ी तो तुम भी खरीद सकती हो, इतने पैसे तो तुमने भी तो कमा ही लिए होंगे। सुना है तुम्हारा पार्लर बहुत चलता है यहाँ कानपुर में। घर पर गाड़ियाँ तो बहुत है, पर अपने रिश्तेदारों के सामने भी तो इज्जत रखनी है ना। कहीं ये ना कहने लगे कि फ्री फंड में अपना लड़का दे दिया। वैसे भी इस कमाई के पैसों की एक निशानी रह जाएगी तुम्हारे पास। फिर तो तुम्हें ये काम छोड़ना ही होगा। दीपा को एक झटका और लगा। काम छोड़ना पड़ेगा? पर क्यों? मेरा काम तो अपना खुद का है, कहीं भी कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं दीपा, दरअसल बात ये है कि ये दूसरों के बाल काटना, मेकअप करना, इस तरह का पैसा हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तुम्हारे इस पैसे के बारे में अगर यहाँ किसी को पता चला तो सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तभी कबीर की भाभी ट्रे में जूस का गिलास लेकर अंदर आती है। उनके पीछे दौड़ता हुआ 6 साल का सौरभ मम्मा मम्मा बोलकर माँ का हाथ खींचने लगता है। बच्चे के अचानक हाथ को पीछे खींचने से पूरी ट्रे नीचे गिर जाती है और कांच का गिलास टूटकर बिखर जाता है। कबीर की माँ अपनी बड़ी बहू को घूरते हुए कहती है, ये कांच के गिलास हमने दुबई से मंगवाए थे, इनकी कीमत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तभी सौरभ बोल पड़ता है, मम्मा इनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। दादी, आप ही तो कहते हो ना, मम्मा छोटे घर से आई है, इसलिए उन्हें महंगी चीजों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। दीपा कबीर की भाभी को देख रही थी, जो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए आंसुओं से डबडबाई आंखों को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। सासू माँ की बातों को अनसुना करते हुए भाभी फटाफट कांच के टुकड़ों को फर्श से उठाने लगी। दीपा असमंजस में थी। बड़े घर में रहने वाले लोगों की छोटी सोच बार बार उसके सामने झलक रही थी। तभी कबीर की माँ बोली, हाँ दीपा, आगे भी शादी में होने वाली रस्मों रिवाजों के बारे में मैं बताती रहूंगी। कबीर से शादी करनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा।
आंटी जी क्या इस बारे में मैं कबीर से बात कर सकती हूँ? कबीर से क्या बात करनी, वो तो अभी बच्चा है, उसे कहाँ अपने भले बुरे की खबर है। दीपा को वहाँ घुटन महसूस होने लगती है। वो पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर रवाना हो जाती है। रात भर दीपा कसमकस में रहती है, उसे नींद नहीं आती। अगले दिन वो कबीर को मिलने बुलाती है। ये क्या कबीर, गाड़ी चाहिए और शादी के बाद मुझे अपना काम भी छोड़ना होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई दीपा? 8-10 लाख की एक गाड़ी के लिए ही तो कह रही है मम्मी, और तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जो अपना काम छोड़ोगी। भाभी ने भी शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ी थी। हाँ, तुम्हारी भाभी की हालत भी देख ली है मैंने कुछ ही समय में। दीपा, तुम्हारा पारा अभी चढ़ा हुआ है, तुम ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना, फिर जवाब देना। ठंडे दिमाग से क्या सोचना, दहेज लेना और देना कोई अच्छी बात है क्या? देखो दीपा, मम्मी कह रही है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। दीपा को एहसास हो गया कि वो महल बस एक चार दीवारी है और कबीर इस चार दीवारी का मिट्टी का शहजादा। सोचना क्या है कबीर, सही ही कहा तुम्हारी माँ ने कि तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि ना तुम्हारे पास खुद का दिमाग है और ना ही सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत। नहीं करनी मुझे ये शादी, और हाँ, तुम्हारे दिए हुए सभी गिफ्ट वापस भिजवा दूंगी, क्योंकि हम छोटे घर के लोग महंगे सामान की कदर नहीं करते। हम सिर्फ भावनाओं की कदर करना जानते हैं, जिनका तुम्हारे घर में कोई मोल नहीं। अपनी भड़ास निकालकर दीपा घर आ गई। अब दीपा काफी गुमसुम हो गई थी। उसे कबीर को खोने का दुख भी था, पर समय रहते कबीर और उसके परिवार की मानसिकता पता चलने से वो एक पिंजरे में कैद होने से बच गई थी। वह अब अपने आप को अधिक बिजी रखने लगी थी। सिमरन ने दीपा को फोन किया और अपनी बहन का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने यहाँ बुला लिया। दीपा कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ आ गई। जो कमरे दीपा को छोटे छोटे डिब्बे लगते थे, उसे वो आज आलीशान लग रहे थे, क्योंकि वहाँ खाने पीने, उठने बैठने, पहनने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी थी। दीदी, जीजाजी, प्यारे प्यारे दो बच्चे, उन्हें देखकर यही सोच रही थी, इस घर में कितना प्यार और सम्मान है। सोफे में बैठी दीपा आज वो देख पा रही थी जो वो पिछले 8 सालों में कभी नहीं देख पाई। दीदी, जीजाजी सुबह दोनों साथ उठते, साथ साथ घर के काम निपटाते, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते। फिर जीजाजी ऑफिस जाते और दीदी अपनी कोचिंग पढ़ाती। उसे याद आ रहा था, जब दीदी की शादी हुई थी तो पापा ने दीदी के नाम पर रखे एफडी के कागज जीजाजी को सौंपना चाहे थे। जीजाजी ने पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, ये मैं नहीं ले सकता। जबरदस्ती करने पर उन्होंने दीदी को ही वो कागज सौंप दिए और कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तब जीजाजी के पास अपना मकान भी नहीं था, वो किराए के मकान में रहते थे। दीदी, जीजाजी दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार के बल पर इस घर को बनाया। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जमीन, मकान, गाड़ी सब जोड़ लिया था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। दीदी, जीजाजी दोनों छुट्टी के दिन साथ में घर का सामान खरीद कर लाते और जब भी समय मिलता शाम को पार्क में एक साथ घूमने निकल जाते। हाँ जीजाजी, अक्सर दीदी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह भूल जाते और साथ ही गिफ्ट्स देना भी। दीदी जीजाजी से गिफ्ट्स के लिए लड़ती रहती, पर ये लड़ाई भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित थी। कोई भेद एक दूसरे से छिपा नहीं था। इस घर में महंगे सामान की नहीं, बल्कि भावनाओं की कद्र थी। दोनों मिलकर घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते, शायद तभी इस घर में इतना आराम और सुकून है। दीपा सोफे में बैठी हुई उधेड़ बुन में खोई हुई थी। तभी बाहर बेल बजी और जीजाजी ऑफिस से आ गए। दीदी अभी कोचिंग क्लासेस पढ़ा रही थी। जीजाजी फ्रेश होकर चाय बनाने लगे। लाइए जीजू, मैं बना देती हूँ। नहीं राजकुमारी साहिबा, आप तो शीश महल के लिए बनी हैं। आप पर ये छोटे मोटे काम शोभा नहीं देते क्या जीजाजी, आप भी ना। तभी दीदी पीछे से आई और बोली, राम बचाए मेरी बहन को ऐसे शीश महलों से। तीनों मुस्कुराने लगे। दीपा ने सबके लिए चाय बनाई और सब एक साथ बालकनी में बैठकर शाम की चाय का आनंद लेने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।